जौ की शराब और भेड़ बकरे के कच्चे गोश्त ने उसका रक्तचाप शायद और भी बढ़ा दिया था। असली और नकली ग्राहक को वह चट से बीनकर फटक देती थी, पर गुमान सिंह को दोबारा झिड़कने का साहस उसे भी नहीं हुआ। उस गोरे तरुण की निर्भीक दृष्टि में कुछ अजीब मोहिनी थी। फिर वह फौजी जवान था, ऐसा फौजी जो एक दो दिन में ही निर्मम चीनी लुटेरों को भगाने लाम पर जा रहा था। पुट्टी की माँ का मन अकारण ही ममता से भर गया। चीनियों को वह कभी क्षमा नहीं कर पाई थी। उसके इकलौते 12 वर्ष के पुत्र को उन्होंने चीन के किसी स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। उसके दमे के रोगी पति को सड़क की बेकार में जोत जोत कर मार डाला था। उसके हाथी से विराट याक को काट काट कर हत्यारों ने अपनी फौजी टुकड़ी को खिला दिया था, और एक दिन भी वह चूकती तो उसकी पुट्टी को भी उड़ा ले जाते। रात ही रात में वह मनी पद्मी हूँ जपती पुत्री को खींचती गिरती पड़ती तिब्बत की सीमा पार कर गई थी। उन्हीं चीनियों को भगाने गुमान जा रहा था। इसी से वह उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। वह नित्य ही उस सराय में पहुंच जाता जहां पुट्टी अपनी माँ के साथ रहती थी। पुट्टी उसके लिए मक्खन नमक वाली गर्म तिब्बती चाय और पशम सहित भुने गए भेड़ की रान के बड़े बड़े टुकड़े तैयार कर लाती। पुट्टी की माँ दोनों पर अपनी छोटी छोटी आंखों का अंकुश लगाए बैठी रहती। फिर भी न जाने कब पुट्टी के मंगोल कटाक्षों की अर्गला गुमान के हृदय कपाट पर स्वयं ही लग गई। जाने के 3 दिन पूर्व गुमान ने पुट्टी की माँ के सम्मुख उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बड़े सोच में पड़ गई। कुमैयों के बीच खाली दाल भात खाकर उसकी तिब्बती बेटी कैसे जिएगी? बिना जौ की शराब के उसके गले के नीचे रोटी का गस्सा नहीं उतरता, और फिर दूध चीनी वाली चाय भला कौन तिब्बती लड़की घुटक पाएगी? फिर भी वह गुमान की माँ और विधवा बहन को देख चुकी थी। उस क्रूर बुढ़िया के शासन में उसकी पुट्टी घुल घुल कर रह जाएगी। नहीं, दृढ़ स्वर में अपना निश्चय प्रकट करने को उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो देखा गुमान और पुट्टी दोनों दीन याचक की दृष्टि से उसे देख रहे थे। दूसरे क्षण पुट्टी की माँ को ग्राम के मंचलों का ध्यान आया, जो भूखे व्याघ्र की भांति पुट्टी को किसी भी क्षण निगल जाने को तत्पर थे। उसने अपनी सहमति दे दी, पर अभी गुमान को अपनी माँ बहन और बिरादरी से मोर्चा लेना था। माँ ने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बहन ने कहा वह फांसी लगा लेगी। पर तिब्बत की सुंदरी कन्या को लाकर जब गुमान 5 पंचों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया तो पंच भी सहम गए। पुट्टी के सात्विक सौंदर्य ने धर्म जाति और रूढ़ियों की उलझी गांठें क्षण भर में सुलझा कर रख दी। दूसरे ग्राम से पंडित बुलाकर गुमान के युवा मित्रों ने फेरे फिरा दिए और कुछ याकूत फिरोजे चांदी की 3-4 दंत खुदनियाँ और 4 बकरियों के दहेज के साथ जोर जोर से रोकर पुट्टी की माँ ने उसे सराय से ससुराल के लिए विदा किया। न जाने कितनी गालियों से सास ने उसका वरण किया। जिठानी और ननद उसके विचित्र लबादे का मजाक बनाती जोर जोर से हंस रही थी, किंतु उस बदसूरत लबादे के भीतर जगमगाते रत्न को एक ही व्यक्ति ने पहचाना, और वह था गुमान। वह जितना ही अपनी भोली विचित्र पत्नी को देखता उतना ही उसके सौंदर्य में डूबता चला जाता। पुट्टी बहुत कम बोलती और बोलने और हंसने में उसके गालों की ऊंची हड्डियां कुछ और भी ऊंची उठ जाती थीं। गुमान का कमरा बेहद छोटा और अंधेरा था। एक कोने में ताजे खोदे गए मिट्टी से सने आलूओं का ढेर लगा था। दूसरी ओर 2 टूटे हल दीवार से टिके थे, जिन पर उसकी खाकी वर्दी टंगी थी। काली दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, जिसे गुमान मद्रास से खरीद कर लाया था। उसी आईने में युगल प्रेमियों ने एक साथ अपना चेहरा देखा तो दिन भर की कड़वाहट घुल गई। रात को अपनी नवेली पत्नी के लिए गुमान कमरे में ही खाना ले आया तो वह कटकर रह गई। बार बार उसने गर्दन हिलाकर कमरे में खाने की व्यवस्था पर असंतोष प्रकट किया। टूटी फूटी पहाड़ी में अपनी लज्जा व्यक्त करने की चेष्टा की, किंतु वह जिधर गर्दन फेरती वहीं उसका सजीला पति उसके मुंह में गस्सा ठूंस देता। पुट्टी अपनी ढीली ढीली बाहों में मुंह ढांकने की चेष्टा कर अपनी तिब्बती भाषा में न जाने क्या बुदबुदाती, और गुमान उसकी विचित्र बड़बड़ाहट को दोहराता तो वह खिलखिला उठती। गुमान होठों पर अंगुली रखकर उसे इशारे से समझाता, धीरे धीरे हंसो, बगल वाले कमरे में अम्मा लेटी है। पुट्टी उसके गूंगे आदेश को चट समझ लेती। दोनों नंदन वन के उन शीतल वृक्षों की स्वर्गीय छाया में थे, जहाँ भाषा का कोई बंधन नहीं रहता। वहाँ केवल एक ही भाषा ग्राह्य है,
और वह है हृदय की। दूसरे दिन वह सास के पीछे पीछे छाया सी घूमती रही, पर वह एक शब्द भी नहीं बोली। ननद के साथ वह बर्तन मलवाने बैठी तो ननद ने उसकी ओर देखकर पच से थूक दिया। पुट्टी की आंखों में आंसू छलक आए। अभी तो उसका पति यही था, उसके जाने पर उसकी कैसी दुर्गति होगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।